डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जम के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। अब आपका भैया बोर्ड एग्जाम बहुत कम समय बचा हुआ है। अब हम आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट को। हर सब्जेक्ट में हम आपको भैया 95% दिलाएंगे, 95% हर सब्जेक्ट में टॉपर बनाएंगे। ठीक है, आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। आज हम लोग भैया हिंदी का पूरा पेपर खत्म कर देंगे और बोर्ड एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा जो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, ये है हमारा क्लास 10 हिंदी 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास है, बहुत ज्यादा स्पेशल। ठीक है, पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। आपके पूरे किताब में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सिर्फ एक ही क्लास में खत्म कर देंगे और आप हिंदी के पेपर में भैया 70 में 70 नंबर के आओगे, पूरा पेपर में धुआं धुआं उड़ा दोगे। और इसमें हम लोग भैया सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। ठीक है, 20 नंबर आपका बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले मैं आप लोगों को हिंदी का कराऊंगा। मतलब पूरी किताब में से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरा एक ही क्लास में देखेंगे। ठीक है, साथ में जितने भी गद्यांश हैं तथा पद्यांश हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इस क्लास में। ठीक है, आपका बहुविकल्पीय प्रश्न भी रहेगा और हिंदी के इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश। ठीक है, और निबंध जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% आएगा, साथ में वो पत्र लेखन बताऊंगा जो 100% आएगा। ठीक है, तो सारा टॉपिक हम लोग एक ही क्लास में देखेंगे। आप लोग इस क्लास में हिंदी का सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश पद्यांश, निबंध एंड पत्र लेखन सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। साथ में मैं आप लोगों को भैया ये जो प्रश्न बताऊंगा ये 2026 बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा, 110% यही आएगा। ठीक है, 110% गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो बहुत ध्यान से देखना और इस वीडियो को हर स्टूडेंट को लाइक करना। सबसे पहले आप लोग लाइक कर दो, इस वीडियो का लाइक का टारगेट है मेरे प्यारे स्टूडेंट 2000 लाइक का। तो सभी स्टूडेंट भाई वीडियो को लाइक करो, जल्दी से लाइक करो, फिर हम लोग चलते हैं भैया क्लास की ओर। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करके 2000 लाइक तक ले चलो। ठीक है, 2000 लाइक तक चलना है और हम लोग सबसे पहले हिंदी में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले हम लोग हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं सबसे पहले हम लोग हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ते हैं, फिर हम लोग गद्यांश पद्यांश निबंध पत्र लेखन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं जो हमारा क्लास 10 हिंदी है ना उसके 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपका जो 20 नंबर है ना मेरे प्यारे रसगुल्लों, 20 में 20 नंबर जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। क्योंकि मैं आप लोगों को वो ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है और आपके 2026 बोर्ड में 100% आएगा। अगर आपने ये पूरा 50 बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कर लिया ना तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, कॉपी पेन लेकर बैठना, एक एक क्वेश्चन को आप नोट कर लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपसे ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भैया, जो शुक्ल युग है ना, पहला प्रश्न में पूछ रहा है कि शुक्ल युग के निबंधकार हैं, मतलब जो शुक्ल युग है उसके जो निबंधकार हैं वो कौन है। ठीक है, एक नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में ये पक्का हो जाएगा। बस आपको यही इतना बताना है भैया कि शुक्ल युग के जो निबंधकार हैं वो कौन है। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर ए है भैया कमलेश्वर, या बी वाला ऑप्शन है वियोगी हरि, या सी है भैया मोहन राकेश, या डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बहुत सारे स्टूडेंट को भैया पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है, तो भैया इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन है भैया वियोगी हरि जी। कौन है वियोगी हरि जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखना कि वियोगी हरि जो है वो कौन है, शुक्ल युग के निबंधकार। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आओ। दूसरा क्वेश्चन है भैया निर्मला उपन्यास के रचनाकार हैं। जो निर्मला उपन्यासकार है उसके रचनाकार कौन है। सभी को पता होगा भैया निर्मला उपन्यास के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, भगवती चरण वर्मा जी हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, या फिर बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। जल्दी से बताओ, बहुत आसान है क्योंकि आप लोगों ने ये क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा कि भैया जो हमारा निर्मला के जो रचनाकार हैं वो कौन है भैया, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं।
प्रेमचंद्र जी हैं भैया, प्रेमचंद्र, जिनकी जो रचना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे गोदान है, गबन है, निर्मला है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। तो इनका दो और रचना तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत बार आया हुआ है। गोदान भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और गबन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दो रचना और तैयार कर लेना, हो सकता है कि गोदान बोर्ड एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो वो भैया मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है, नोट कर लो। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 भैया अपनी खबर रचना की विधा है। अपनी खबर जो रचना है वो किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर भैया आपके पास ए वाला है, यानी कि एकांकी है, या बी है संस्मरण है, या सी है भैया नाटक विधा है, या डी है भैया आत्मकथा। भैया अपनी खबर, अब इसमें विधा बताना है। आप कहोगे सर विधा का मतलब क्या होता है? देखो विधा का मतलब होता है, जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो वो है क्या, निबंध है, कहानी है, या एकांकी है, या आत्मकथा है, ठीक है। बहुत सारी आप कहानी पढ़ते हो, बहुत सारा आप नाटक पढ़ते हो, ठीक है। तो देखो यहां जो है भैया अपनी खबर जो है वो क्या है, आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की रचना है मेरे प्यारे लाडलो? आत्मकथा विधा की रचना, ठीक है। ध्यान रखना कि ये जो है आत्मकथा विधा की रचना है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, जो अपनी खबर है, ठीक है। 3 में 3 क्वेश्चन तैयार हो गया ना। बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो बिल्कुल सही करके आओगे ना। अगला क्वेश्चन आ जाओ भैया, क्वेश्चन नंबर 4, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। इन चारों में आपको बताना है भैया रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अर्धनारीश्वर, भैया अर्धनारीश्वर बहुत इंपॉर्टेंट रचना है जो कि रामधारी सिंह दिनकर की है, बट हमें नहीं वाला बताना है, तो ये हमारा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है संस्कृति के 4 अध्याय, ये तो इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, मतलब हमारे रामधारी सिंह दिनकर की, तो ये वाला भी हमारा गलत है, क्योंकि हमें नहीं वाला। आजाद शत्रु मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, आजाद शत्रु जो है वो किसकी रचना है? आजाद शत्रु भैया किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। विधा कौन सा? नाटक विधा। और रचना किसका? जयशंकर प्रसाद जी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन आपका ये भी है, तो हमें नहीं वाला बताना, तो क्या है? आजाद शत्रु जो है वो किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी का। अगर इसमें आ जाए भैया रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो अब आपकी ऑप्शन एक ही इसमें से दे दे भैया संस्कृति के 4 अध्याय, तो याद रखना कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ठीक है। अर्धनारीश्वर भी है एंड रेती के फूल भी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन तक नोट कर लो। अगला क्वेश्चन आओ, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। देखो 5 नंबर क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता के लेखक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आने वाला प्रश्न है, हर साल बोर्ड में आने वाला प्रश्न है भैया। जो गुनाहों का देवता है वो किसकी रचना है? गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है धर्मवीर भारती, बी है अज्ञेयी, सी है भैया जयशंकर प्रसाद, डी है जैनेन्द्र कुमार। तो भैया आप लोग बताओ कि इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा भैया? धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती है भैया, जो गुनाहों का देवता है उसके रचनाकार या फिर लेखक, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ भैया, क्वेश्चन नंबर 6 है, पाचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? पाचांग दर्शन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है, तैयार कर लोगे। भैया पाचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरा नाथ शुक्ल जी हैं, या सदल मिश्र जी हैं, लल्लू लाल हैं, या फिर हमारा ईसा अल्लाह खां हैं। तो जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? तो मथुरा नाथ शुक्ल जी हैं, मथुरा नाथ शुक्ल जी हैं। तो यहां आपका 6 में 6 ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया ना। बोर्ड एग्जाम में आएगा तो छोड़कर बिल्कुल मत आना, ठीक है, नोट कर लो। फिर हम लोग अगला ऑब्जेक्टिव यानी कि 7 नंबर ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं भैया 7 नंबर ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, कि जो आकाशदीप है, आकाशदीप के लेखक कौन है? जल्दी से बताओ आकाशदीप के लेखक कौन है? अब मैं आपको बता दूं कि जो भैया आकाशदीप है ना उसके लेखक कौन है। उससे पहले आप ये ध्यान रखना कि जो भैया इसके लेखक है ना जयशंकर प्रसाद जी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी बहुत सारी रचनाएं बोर्ड एग्जाम में आता है। जैसे आकाशदीप हो गया, चंद्रगुप्त इनकी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। जो भैया चंद्रगुप्त है जयशंकर प्रसाद जी का, स्कंदगुप्त भी बहुत ज्यादा फेमस रचना है, ठीक है। तो भैया जितना मैं आपको बता रहा हूं बढ़िया से तैयार करो। आंसू भी इन्हीं की रचना है, ठीक है, आंसू भी इन्हीं की रचना है, झरना भी इन्हीं की रचना है, कामायनी भी इन्हीं की रचना है। तो ये इतनी रचना जो है भैया बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इतना तैयार कर लेना, ठीक है, एक ही ना तैयार करना। आकाशदीप भी है अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए, चंद्रगुप्त किसकी रचना है, स्कंदगुप्त किसकी है, झरना जो झरना है, आंसू है, कामायनी है, तो सब जो है भैया किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की प्यारी प्यारी रचनाएं हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है। तो ये तो भैया आकाशदीप ना तो भैया अमरकांत की है, ना तो रामचंद्र शुक्ल की है, ना तो निराला की है, किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी का। लेकिन ये भी आप तैयार कर लेना, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये आप तैयार करना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आंसू, झरना, कामायनी,
तो ये वाला हो गया ना, इसके साथ साथ इसको तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन भैया 8वां नंबर, मैला आंचल के रचनाकार हैं। मैला आंचल के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जल्दी से बताओ। मोहन राकेश हैं, मोहन राकेश हैं, या फिर हमारा फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, या जयशंकर प्रसाद, सभी को पता होगा। अगर आप लोग भैया हमारी क्लास देखे होंगे तो मैंने एक बार ये क्वेश्चन पढ़ाया है, ठीक है, पहले भी ये वाला क्वेश्चन फणीश्वर नाथ रेणु यानी कि मैला आंचल, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना मैला आंचल किसकी रचना है, फणीश्वर नाथ रेणु जी का। क्वेश्चन नंबर 8 तक समझ में आ गया ना। अब तो आप लोग भैया हिंदी के पेपर में धुआं धुआं उड़ा दोगे, क्योंकि अब आप लोग इतना अच्छा क्वेश्चन कर रहे हो ना जो डायरेक्ट हिंदी के पेपर में आएगा, ठीक है। अब हम आप लोगों को वही करा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आए, ठीक है। तो देखो वेरी इंपॉर्टेंट रचना है कि सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। भैया विधा बतानी है, जल्दी से बताओ कि किस विधा की रचना है जो सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा कहानी है या फिर हमारा उपन्यास है या संस्मरण है या फिर हमारा भैया निबंध है। तो भैया याद रखना कि सूरज का 7वां घोड़ा जो है वो हमारा एक उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है, ठीक है। उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। ये बहुत इनकी प्रसिद्ध जो है एक उपन्यास है। अगला ऑब्जेक्टिव आ जाओ, रस मीमांसा के लेखक हैं। देखो रस मीमांसा के लेखक कौन है, वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कह दूं कि हर साल बोर्ड में आता है, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक और रचना इन्हीं की तैयार करना, जो रस मीमांसा किसकी रचना है, सभी को पता होगा, पहला ही चैप्टर पढ़ा होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का क्लास 10 में पहला ही चैप्टर है। तो ये तो एक नॉर्मल सा स्टूडेंट को भी पता होगा अगर पढ़ाई कर रहा है तो, ठीक है। एक रचना और इनका तैयार करना, दो रचना बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक रचना इनका पूछा था चिंतामणि। मेरे प्यारे स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर ऑब्जेक्टिव, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड में आता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छे से तैयार कर लेना कि जो गुनाहों का देवता है वो किस विधा की रचना है। भैया इसमें यही पूछ रहा है कि गुनाहों का देवता जो है, गुनाहों का देवता जो है वो किस विधा की रचना है, ठीक है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है कहानी विधा या उपन्यास विधा या नाटक विधा या फिर हमारा निबंध विधा। तो गुनाहों का देवता मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखना कि वो जो है एक उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है तैयार कर लेना। ना तो कहानी है, ना तो नाटक है, ना ही हमारा निबंध है, ये एक उपन्यास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ यहाँ 12 नंबर, त्यागपत्र किस विधा की रचना है। देखो मैंने इन दोनों क्वेश्चन को साथ में लिया है, गुनाहों का देवता और त्यागपत्र। पहले आप गुनाह करो फिर आप त्यागपत्र दो, ठीक है। मतलब त्यागपत्र का मतलब आप उसको त्याग करो, ठीक है। तो याद रखना कि दोनों जो है साथ में रहेंगे और दोनों जो है क्या है, उपन्यास विधा की रचना है। तो ना तो गुनाह करो ना तो त्यागपत्र दो, ठीक है, अच्छे से रहो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भैया त्यागपत्र जो है ना तो जीवनी है, ना तो नाटक है, ना तो निबंध है, ये है उपन्यास विधा की रचना और वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठना, हर एक क्वेश्चन नोट करना, ठीक है। अगर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आएगा कोई भी स्टूडेंट छोड़कर मत आना, हर एक क्वेश्चन आपको करना, एक भी नंबर छोड़कर मत आना बोर्ड एग्जाम में। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। मतलब स्मृति की रेखाएं ये किस विधा की रचना है। अब आप लोग भैया एक बात कमेंट करो कि इसके लेखक कौन है, लेखक या कवि जो भी हूं, ठीक है। जीवनी विधा या संस्मरण या भेंट वार्ता या नाटक। स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं जो है वो हमारा एक संस्मरण विधा की रचना है। किस विधा की है, संस्मरण विधा की रचना है। खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे आ जाओ 14 नंबर, निम्नलिखित में से कवियों में से किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है। भैया इन चारों में से कौन से ऐसे कवि हैं जिन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है, जल्दी से बताओ चारों में से किन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है। ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत को, मैथिली शरण गुप्त को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को या महादेवी वर्मा को। जल्दी से बताओ भैया, आप ये बताओ राष्ट्र कवि इसमें से कौन है। राष्ट्रपिता तो सभी को पता है भैया, महात्मा गांधी जी हैं। राष्ट्र कवि भी बता दो तो मैथिली शरण गुप्त जी को मिला है भैया राष्ट्र कवि का सम्मान। किसको मिला है, मैथिली शरण गुप्त जी को मिला है, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। 14 नंबर क्वेश्चन तक नोट कर लो। 15 नंबर पे हम लोग आते हैं। देखो 15 नंबर पे है घनानंद किस काल के कवि हैं। भैया घनानंद जी किस काल के कवि हैं। ये सारा 50 के 50 तैयार होना चाहिए। अगर ये 50 तैयार कर लिया 20 नंबर पक्का हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में, गारंटी है, ठीक है। पेपर देकर आना, वीडियो खोल लेना, एक एक क्वेश्चन मिला लेना,
तब आप कहना सर बहुत अच्छी क्लास है। ठीक है, तो अभी आप देखो तैयार करो। घनानंद किस काल सा के कवि हैं? आधुनिक काल के हैं, भक्ति काल के, या फिर हमारा आदि काल के, रीति काल के? तो ये भैया हमारे रीति काल के कवि हैं। ठीक है, आदि काल के नहीं है, भक्ति काल के नहीं, आधुनिक काल के भी नहीं। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? पद्माकर हैं, देव हैं, या मतीराम हैं, या केशवदास? तो भैया हमारे केशवदास जी हैं। किसके? रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशवदास जी हैं। तैयार कर लेना, 16 में 16 ऑब्जेक्टिव, एक भी नंबर आपको छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, नोट कर लो। 17 नंबर ऑब्जेक्टिव देखो, 17 नंबर ऑब्जेक्टिव बहुत ध्यान से समझना। इसमें क्या पूछ रहा है भैया? छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषता। देखो मैं आपको बता दूं कि एक बात याद रखना कि जैसे छायावाद है, छायावाद की विशेषता और कवि दोनों तैयार कर लेना। ठीक है, और एक रीति काल है, रीति काल का भी भैया विशेषता और कवि दोनों तैयार होना चाहिए। एक प्रगतवादी युग है, प्रगतवादी, प्रयोगवादी, ये ठीक है। इसके इन तीनों चारों का तो बहुत जरूरी है कि आप कवि, जो कवि हैं वो कौन है, और विशेषता दो विशेषता जरूर तैयार करना। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रकृति का मानवीकरण, यथार्थ चित्रण, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, या रूढ़ि के प्रति विद्रोह की भावना। तो भैया मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, इसका होगा प्रकृति का मानवीकरण। ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, 18 नंबर ऑब्जेक्टिव, तार सप्तक के 7 कवियों को किसने राहों का अन्वेषी कहा? किसने भैया राहों का अन्वेषी कहा था? क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे यही पूछ रहा है कि किसने राहों का अन्वेषी कहा था। ऑप्शन नंबर ए है नागार्जुन ने, या भवानी प्रसाद मिश्रा ने, या अज्ञेयी ने, या फिर हमारा रामविलास शर्मा ने? जल्दी से बताओ किसने कहा था भैया? अज्ञेयी जी ने। कौन कहा था? सचिदानंद हीरानंद वत्सन अज्ञेयी जी ने कहा था। ठीक है, याद रखना, तार सप्तक का नाम आए तो अज्ञेयी का नाम आना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला आ जाओ 19 नंबर ऑब्जेक्टिव। ये वाला ऑब्जेक्टिव अकेले है तो इसलिए भैया ध्यान रखना कि बड़ा ऑब्जेक्टिव है और वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इसमें क्या पूछ रहा है, पहले ये तो देखो कि भैया जो निम्नलिखित में से रीति काल की कलावधि है, रीति काल की कलावधि कब से कब तक मानी जाती है? अगर आपसे यही पूछ ले भैया कि शुक्ल युग की कलावधि कब से कब तक मानी जाती है, तो बता पाओगे नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है, तो क्या बताओगे? तो पढ़ लो मेरे प्यारे स्टूडेंट। सबसे पहले रीति काल का पढ़ो, 1643 से 1843, या 1343 से 1643, या 743 से 1343, या फिर 1843 से आज तक। देखो ध्यान से समझो, इसका जो होगा वो हमारा है भैया ये वाला, कि जो हमारा 1643 से 1843 तक 200 साल तक था। ठीक है, ध्यान रखना। और अगर आपको शुक्ल युग की पूछे तो क्या बताओगे? गुरुजी हमें आता ही नहीं है तो मैं क्या करूं? तो तैयार कर लो ना, पहले देखो ये वाला तैयार कर लेना कि भैया रीति काल की जो है 1643 से 1843 तक, और इनका जो है 1919 से 1938 तक। ध्यान रखना 1938 तक। ठीक है, 1938 तक। ठीक है, तो ये वाला दोनों तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब आ जाओ भैया 20 नंबर ऑब्जेक्टिव। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट है। साकेत महाकाव्य की रचना किसने किया था? मैथिली शरण गुप्त जी ने, जयशंकर प्रसाद जी ने, हरिओद ने, या फिर नागार्जुन ने? सभी स्टूडेंट को पता होगा भैया कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने किया था भैया? मैथिली शरण गुप्त जी ने किया था। किसने किया था? मैथिली शरण गुप्त जी ने किया था। ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है कि मैथिली शरण गुप्त जी ने भैया साकेत की रचना की थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाओ भैया, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी का नहीं, सिया शरण गुप्त का नहीं, श्रीधर पाठक का नहीं, ये वाला अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है भैया। कौन सा? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 21 तक आप लोग नोट कर लो। 21 में 21 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को समझ में आना चाहिए, एक भी ऑब्जेक्टिव ऐसा ना हो कि आपको ना समझ में आया हो। ठीक है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 95 आपको बोर्ड एग्जाम में लाना है। अब हम लोग देखते हैं 22 नंबर ऑब्जेक्टिव। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं 22 नंबर ऑब्जेक्टिव। भैया लोकायतन के रचनाकार हैं भैया, लोकायतन वेरी इंपॉर्टेंट। लोकायतन के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, या फिर हमारे भैया महादेवी वर्मा जी? जल्दी से बताओ लोकायतन के रचनाकार कौन है? तो भैया लोकायतन की जो रचनाकार हैं वो है सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, तो तैयार कर लेना 22 नंबर ऑब्जेक्टिव। तब 23 नंबर ऑब्जेक्टिव,
सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। इन चारों में से आपको यह बताना है जो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ज्ञानदीप है या युगवाणी है या प्रेम वाटिका या फिर हमारा छड़दा। जल्दी से बताओ कौन सी है भैया रचना सुमित्रा नंदन पंत की? तो युगवाणी है। कौन सा है? युगवाणी जो है वो भैया सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ठीक है। 23 नंबर ऑब्जेक्टिव तक समझ में आ गया। ये सब हर साल बोर्ड में आता है, बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में धुआं धुआं उड़ा देगा अगर तैयार कर लिए। आगे आ जाओ भैया, 24 नंबर ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से छायावाद युग के कवि हैं। इन चारों में से आपको ये बताना है कि छायावाद युग के कवि कौन से हैं। दादू दयाल हैं, सुमित्रा नंदन पंत, नारेंद्र शर्मा या कुतुबन। तो भैया हमारे जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं वो हैं भैया कौन? हमारे छायावादी युगीन हैं, छायावादी युग के कवि हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है भैया, ये सेम क्वेश्चन है बट आप लोग भैया अभी मैंने बताया है तो अब मैं दोबारा तो बताऊंगा नहीं, ठीक है, कि जो हमारा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है ये अभी जस्ट मैंने बताया है। तो हर बच्चे का कमेंट आना चाहिए इस क्वेश्चन का, क्योंकि मैंने अभी बताया है। तो अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो पता होगा कि जो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है वो कौन सा, ज्ञानदीप है या युगवाणी है या प्रेम वाटिका या छड़दा। जल्दी से कमेंट करो, हर बच्चे का कमेंट आना चाहिए, ठीक है। बस अगला आ जाओ भैया, 26 नंबर ऑब्जेक्टिव, यामा के रचयिता कौन है भैया? 26 नंबर, यामा के रचयिता का नाम लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट भैया। यामा के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं या महादेवी वर्मा या मीराबाई या फिर हमारा अशोक वाजपेयी। तो यामा के हर स्टूडेंट को पता होगा कि भैया हमारे महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं यामा के रचयिता, ठीक है। यामा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा जी। अगला आ जाओ, आंगन के पार द्वार के रचयिता, आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? जल्दी से बताओ। धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सेन अज्ञेय जी या फिर हमारा मुक्ति बोध या फिर हमारा राम नरेश त्रिपाठी। तो कौन है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट? जल्दी से बताओ कौन है? तो हमारे ये हैं, मतलब सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सेन अज्ञेय जी हैं भैया। तब मेरे प्यारे स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं 28 नंबर ऑब्जेक्टिव। देखो यहाँ क्या पूछ रहा है भैया, निम्नलिखित में से रीतिकाल की प्रमुख विशेषता कौन सी है? कौन सी विशेषता है जो रीतिकाल की है, ठीक है। रीतिकाल आपको छायावादी, प्रगतवादी, प्रयोगवादी ये सब तैयार करना है, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करो, बुक में आप जाके तैयार करो। श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, ये दोनों है भैया हमारा जो रीतिकाल है उसकी विशेषता, ठीक है। तो हमारा का और इसको खा कर लेना, का खा दोनों, ठीक है, और ये वाला नहीं है। तो हमारा का खा दोनों है, ध्यान रखना। श्रृंगार रस की प्रधानता तो भैया रीतिकाल में है, भर भर के श्रृंगार रस भरा हुआ है हमारे रीतिकाल में, ठीक है। श्रृंगार रस का मतलब जैसे सजावट वगैरह भैया बहुत ज्यादा है हमारा रीतिकाल में, तो ध्यान रखना। तो हमारा ये भी है, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता भी है, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला 29 नंबर, रसिक प्रिया के रचनाकार हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। रसिक प्रिया के रचनाकार वेरी इंपॉर्टेंट है, आचार्य केशवदास हैं या भैया आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य देव या भिखारी दास। तो हमारा यहाँ जो ऑप्शन नंबर कौन सा चाहिए सभी को पता होगा कि आचार्य केशवदास जी जो हैं, आचार्य केशवदास जी वो हमारे रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। अगला आ जाओ भैया, हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो भैया प्रेमचंद्र हैं, यशपाल या भगवती चरण वर्मा या वृंदावन लाल। तो भैया इसके जो हैं भैया प्रेमचंद्र जी हैं हंस पत्रिका के संपादक। भैया हंस पत्रिका के संपादक याद रखना कि भैया बहुत ज्यादा आपको प्रेमचंद्र जी को माना जाता है, और भी बहुत सारे लोगों ने संपादन किया था बट जो मेन है वो प्रेमचंद्र जी हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, 31 नंबर ऑब्जेक्टिव, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक है। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है प्रेमचंद्र, खा है भगवती चरण वर्मा या यशपाल या फिर हमारे वृंदावन लाल वर्मा। तो हमारे जो है यशपाल भगवती चरण वर्मा जी हैं वो कौन है? भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं, ठीक है। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है भैया? भगवती चरण वर्मा। देखो भूले बिसरे चित्र जो है वो एक क्या है? हमारा उपन्यास विधा है। ध्यान रखना, अगर विधा है तो याद रखना कि उपन्यास विधा है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अगला आ जाओ, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर, पासे पंच, पासे प्रेमचंद्र, ध्यान रखना, ठीक है। प्रेमचंद्र और पासे पंच, तो प्रेमचंद्र जी हैं, ठीक है, प्रेमचंद्र जी हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और भी हमारे रामचंद्र शुक्ल नहीं है, यशपाल भी नहीं है और राजेंद्र शर्मा भी नहीं है। अगला आ जाओ, 33 नंबर ऑब्जेक्टिव।
यशोधरा के रचनाकार हैं, यशोधरा के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, या महादेवी वर्मा, या सुमित्रानंद पंत, या फिर मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा, यशोधरा के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं भैया, यशोधरा के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी, यशोधरा के। अब आ जाओ भैया व्याकरण, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा आसान भी होता है। अगर व्याकरण में 10 नहीं ज्यादा 5-6 टॉपिक हैं, अगर आप पढ़ लो तो 10 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, अगर आपने भैया एक चीज अस्थाई भाव ही पढ़ लिया ना, रस का अस्थाई भाव ही पढ़ लिया, तो आपका जहां तक काल 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां करुण रस का अस्थाई भाव, अगर 2 ज्यादा आता है, एक तो हास्य रस आता है, हास्य रस, और एक करुण रस। हास्य रस का मतलब होता है हंसना, हंसने का मतलब होता है कोई भी अगर आप पंक्ति पढ़ो, अगर आपको हंसना आ जाए तो वो हमारा हास्य रस। और हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य ही होता है। क्या होता है? हास्य ही होता है। क्या होता है? हास्य ही होता है। और करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। शोक का मतलब होता है रोना। रोने का मतलब होता है जब आपका कोई मनचाही चीज नष्ट हो जाए, गायब हो जाए, कोई भी लोगों की मृत्यु हो जाए, अब रोना धोना आ जाए, तो भैया शोक हो जाएगा, ठीक है। तो वो करुण रस क्या होगा? शोक होगा, ठीक है। तो वो ध्यान रखना, अगर एग्जाम्पल भी आए और आपको लगे कि इसमें शोक है, रोना धोना है, तो याद रखना कि हमारा करुण रस है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने एक पढ़ा होगा, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा फेमस है, मड़ी खोई भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीर्ष, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। अब इसमें क्या है? मड़ी खोई, मतलब अपनी मड़ी को खोकर वो अपने भुजंग अर्थात सिर को पटक रही है, तो इसका मतलब शोक है, ठीक है। बस तैयार कर लेना। आगे आ जाओ, 35 नंबर ऑब्जेक्टिव, 35 नंबर, ध्यान से देखो भैया। भूरे बालों, भूले बालों सी कर्तन, भूरे बालों सी की कर्तन। तो अब यहाँ एक बात याद रखना, सी शब्द आ गया ना, सा सी ये सब शब्द आ जाए, ध्यान रखना भैया, उपमा अलंकार है, ठीक है, उपमा अलंकार है। अगर मनहु जनहु, ध्यान रखो बहुत सारे ट्रिक होते हैं, मनहु जनहु, ठीक है, और मनो जनो, मनहु जनहु, मनो जनो, ठीक है, ये सब शब्द आ जाए तो याद रखना कि वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो याद रखना कि वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर मन मन हूं जन जन हूं ये सब शब्द आ जाए उत्प्रेक्षा अलंकार, तो यहां हमारा कौन सा? भूरे बालों की सी कर्तन, छिपा नहीं उसका छोटापन उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? तो मैंने बताया भैया रूपक तो होगा नहीं, ठीक है, उसमें उपमा अलंकार है, ठीक है। अगर तुलना किया जाए तो रूपक अलंकार। तो उत्प्रेक्षा तो बहुत आसान होता है, अभी आगे एग्जाम्पल दिखाऊंगा, देख लेना, ये भी नहीं है, हमारा उपमा अलंकार है। अगला आ जाओ भैया, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय जब आप छंद को पढ़ते हो तो जो विराम आता है उसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं, गति कहते हैं, लय कहते हैं, यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति कहते हैं। जब आप छंद पढ़ते हो तो उसमें जो विराम आता है उसको क्या कहते हैं? यति कहते हैं, ठीक है, यति कहते हैं। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला आ जाओ भैया, 37 नंबर ऑब्जेक्टिव, 37 नंबर है भैया, अभ्यास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अभ्यास शब्द में हमारा किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? देखो, अब इसमें हमारा उपसर्ग मतलब उप मतलब आगे जुड़ना, ठीक है, आगे जुड़ना, ठीक है, आगे जुड़ना। तो आगे जुड़ा हुआ है, लेकिन भा भी आपको लेना है, ठीक है। तो आ भी नहीं है, अब भी नहीं है, अभी है। क्या है? अभी है, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, अभी है। अब कहोगे सर यहाँ तो छोटा और आधा भा आया हुआ है, लेकिन इसके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके आगे अभी आपका आएगा, इसका उपसर्ग। आगे आ जाओ भैया, पंचतंत्र में कौन सा समास है? पंचतंत्र में हमारा कौन सा समास है भैया? पंचतंत्र में हमारा कौन सा समास है? जल्दी से बताओ। पंचतंत्र भैया, यहाँ क्या एक गिनती आया हुआ है, अर्थात 5 आया हुआ है। क्या आया हुआ है? 5 आया हुआ है। तो ये कर्मधारय नहीं है, द्वंद्व समास है, या अव्ययी भाव समास है, या दीर्घु समास है। क्या है जो हमारा पंचतंत्र है? पंचतंत्र में कौन सा समास है भैया? दीर्घु समास है। कौन सा है? दीर्घु समास है। आप कहोगे सर दीर्घु समास क्यों है? क्योंकि अगर पंचतंत्र मतलब 5 आ गया ना, पंच के आगे 5, अगर आ गया जैसे चौराहा, मतलब 4 आगे 4 आ गया, तो मतलब जिसमें गिनती वगैरह है वो ध्यान रखना हमारा क्या है? दीर्घु समास। 2 ही समास है, एक दीर्घु समास, तो ये तो आपको पता चल गया। आप कहोगे सर द्वंद्व का भी कोई ट्रिक बता दो, वो तो बहुत आसान है। जैसे आपका है माता पिता, माता पिता, तो इसमें हाइफन लगा रहेगा, बीच में हाइफन या फिर और, माता और पिता, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो जाएगा क्या? हमारा ये तो द्वंद्व समास हो जाएगा वो, ठीक है। जैसे आ गया सर मैडम, तो इसमें कौन सा समास है भैया? द्वंद्व समास है, ठीक है। तो ये हमारा 38 ऑब्जेक्टिव हो गया। 39 नंबर ऑब्जेक्टिव आ जाओ। 39 नंबर भैया, दिनकर दिवाकर प्रभाकर किस शब्द के पर्यायवाची हैं? दिनकर, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ठीक है, ये सब किस शब्द के पर्यायवाची हैं? सूर्य के हैं, या फिर हमारे आकाश के हैं, या राजा के हैं, या बादल के हैं? तो सूर्य का पर्यायवाची है। किसके हैं? सूर्य के पर्यायवाची है, ठीक है।
40 नंबर ऑब्जेक्टिव देखो, युवाम शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो भैया युवाम। अगर आप थोड़ा सा याद करोगे युवाम की विभक्ति और वचन तो आपको पता चलेगा युवाम में क्या है, वा और मा, लास्ट में क्या है, वाम, यानी कि ये क्या है, द्वितीय विभक्ति, हमारा प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। क्या है? प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। तैयार कर लेना, ठीक है। विभक्ति और वचन दो, एक दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको तैयार कर लेना। यहां से हमारा 40 में 40 ऑब्जेक्टिव हो चुका है और आपको हर ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग 41 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखो ध्यान से देखो कि इसमें क्या पूछ रहा है। देखो ध्यान से देखो, यहां पूछ रहा है मोहन द्वारा चित्र बनाया गया इस वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है, ठीक है। उपयुक्त में किस प्रकार का आपका ये वाच्य है, ठीक है। वाच्य आपको बताना है। ये चीज यहां आपका थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है तो उसको हटाओ। यहां आपको वाक्य में जो है वाच्य बताना है। अब वाच्य में जो आप लोगों का है, यहां ऑप्शन में एक चेंज कर देता हूं, ठीक है। जैसे सरल, सरल नहीं, आपको लिखना है कृतवाच्य। देखो एक तो बताना है कर्तावाच्य, ठीक है। एक ऑप्शन आप लोग कर्तावाच्य या कृतवाच्य कर लेना, एक आप लोग कर्मवाच्य कर लेना। क्या कर लेना? कर्मवाच्य, ठीक है। दो ऑप्शन आप चेंज कर लो, क्रमवाच्य, ठीक है। अब देखो ऑप्शंस आपके पास दो हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, यानी कि ये वाला आप तो होगा नहीं, मिश्रित नहीं होगा, वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य भी नहीं होगा। आप बताओ कर्मवाच्य होगा, कर्मवाच्य, या फिर हमारा ये कर्तावाच्य? तो कर्तावाच्य नहीं होगा क्योंकि यहाँ द्वारा शब्द आया हुआ है। क्या आया हुआ है? यहाँ द्वारा शब्द आया हुआ है। अगर द्वारा शब्द आया हुआ है तो याद रखना कि वो क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। ध्यान रखना कि वो जो हमारा होगा कर्मवाच्य होगा। आप कहोगे सर कर्मवाच्य क्यों होगा? आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने पैसिव एक्टिव वॉइस पढ़ा होगा तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कर्मवाच्य जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है यहाँ कर्मवाच्य। अब जब हम पैसिव यानी कि एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो बाई का प्रयोग करते हैं, यानी कि उसका मतलब होता है द्वारा, ठीक है। तो इसलिए हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ। यहां सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गई, इसमें आपको बताना उपयुक्त वाक्य में किस प्रकार का आपको वाक्य बताना है। इसमें आपका कौन सा वाक्य है, ठीक है। यहां वाला ऑप्शन यहां कर दिया था, ठीक है, तो वो मैंने आपको सही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां ऑप्शन नंबर क्या है? सरल होगा या मिश्रित होगा या संयुक्त होगा या प्रश्नवाचक? तो सूरज निकला यानी कि सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गई, तो इसमें आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसमें भैया दो वाक्य है क्योंकि और शब्द से जुड़ा हुआ है, संयुक्त हुआ है, यानी कि संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्योंकि जब आप और लगाओगे यानी कि दो आपके वाक्य आपस में जुड़ गए, ठीक है। चलो आगे आ जाओ भैया। आपका 44 नंबर ऑब्जेक्टिव है, कौन सा शब्द सर्वनाम है? मोहन है या हमारा बगीचा है या तुम है या फिर सच है, यानी कि सच्चा है। तो भैया इसमें याद रखना तुम जो है, तुम याद रखना कि जैसे आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा ही सी दिस दैट, ये सब सर्वनाम होता है। वैसे इसमें तुम, वह, वे, ठीक है, हम, ये सब क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। आगे आ जाओ। 45 नंबर, तालाब शब्द का तत्सम रूप होगा। तालाब का क्या होगा? तत्सम रूप। समुद्र नहीं होगा, तड़ाग, ठीक है, तड़ाग होगा। ध्यान रखना ये वाला हमारा सही है। तड़ाग झील भी नहीं होगा, महासागर भी नहीं होगा, तो तड़ाग हो जाएगा भैया तालाब का तत्सम रूप तड़ाग, ठीक है। 46 नंबर ऑब्जेक्टिव, 46 नंबर ध्यान से देखो। 46 नंबर, सतदल उत्पल वरीज के पर्यायवाची हैं। ये किसके पर्यायवाची है? सतदल उत्पल वरीज। कपड़ा का है, गुलाब का है, कमल का है, सूरजमुखी, तो कमल का है। किसका है? कमल। कमल का पर्यायवाची है क्या? सतदल उत्पल वरीज, सतदल उत्पल वरीज, ठीक है। हमारा किसका पर्यायवाची है? कमल का, ठीक है। आगे आ जाओ भैया। ये मैंने आपको ट्रिक बताया था, हरिमुख मनहु मयंक में कौन सा अलंकार? मैंने बताया था भैया अगर मनु मानो जन जानो मनहु जनहु ये सब शब्द आ जाए भैया आंख मूंद के यार उस पर अच्छा अलंकार, अलंकार पे ठोक दो, ठीक है। ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी कि वो पर अच्छा अलंकार हमारा सही है, ठीक है। अब जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने का, तो मनो, मनो शब्द है ना, मनो नीलमण शैल प्रापति प्रभात, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मनो शब्द आ गया, मनो शब्द आ गया भैया उत्तप्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। तो ये वाला हमारा सही है भैया, हरिमुख मनहु में हमारा उत्तप्रेक्षा अलंकार होगा। आगे आ जाओ। ये आप लोग भैया बताओ, ये आप लोग बताओ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है भी ट्रिक कि पंचवटी अर्थात आगे क्या आया? 5 आया है, तो बताओ कौन सा हमारा समास होगा? क्योंकि पंचवटी यानी कि 5 वटों का समूह,
ठीक है, तो पंच आ गया, पंच मतलब 5। तो बताओ, मैंने आपको बताया था कर्मधारय होगा, बताओ जल्दी से, कर्मधारय होगा नहीं, दीर्घु होगा, हाँ दीर्घु होगा, ठीक है, द्वंद्व नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, क्योंकि यहां पंच मतलब 5 आया हुआ है, तो यह हमारा क्या होगा, दीर्घु होगा, ठीक है, दीर्घु होगा, ध्यान रखना दीर्घु। जैसे अभी मैंने एक और आप लोगों को बताया था, ठीक है, एक और जैसे आपका कुछ भी आ जाए, अगर आगे भैया गिनती आ रहा है तो वो हमारा हो जाएगा। आगे देखो, मैंने ये भी बताया था, हान लाभ, हान और लाभ, ठीक है, हानि और लाभ आप लिख सकते हो, और लगा के ये हाइफन हटा के और लिख सकते हो, तो हानि और लाभ क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। माता पिता, माता और पिता, वो भी क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, तो ये हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा 49 नंबर ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। आगे आ जाओ, लास्ट ऑब्जेक्टिव अर्थात 50 नंबर ऑब्जेक्टिव भैया, सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा। इसका तत्सम बताना है, सुहाग। सुहाग का मतलब क्या होता है, सुहाग मतलब होता है जो स्त्रियां सुहागन होती हैं, ठीक है। अब वो स्त्रियां सुहागन हैं तो उसका क्या है, उनका भैया सौभाग्य है कि वो क्या है, सुहागन हैं। तो सुहाग का तत्सम रूप क्या होगा, सौभाग्य, कि भैया जिनका सौभाग्य है उनके, मतलब जो स्त्रियां सुहाग, अर्थात सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा सौभाग्य, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 50 ऑब्जेक्टिव। क्या हो गया, 50 में 50 ऑब्जेक्टिव। और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, ठीक है। आपको अगर 1-2 क्वेश्चन ना समझ में आया हो, वो आप लोग कमेंट करना, साथ में आप लोग भैया वीडियो को दोबारा देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आपके पास बहुत टाइम है यार पेपर के लिए, ठीक है। तो सभी बच्चे भैया इतना क्वेश्चन तैयार कर लो, और जितने स्टूडेंट भैया अभी तक भैया टॉपर बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, तो जल्दी से आप लोग भैया टॉपर बैच ज्वाइन कर लो, टॉपर बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी जो है टॉपर बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये जो है टॉपर बैच अभी इसकी मतलब फीस बहुत ज़्यादा कम है। तो आप लोग जल्दी से हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लो, सरमन लेक्चर ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, और इस नंबर पे हमें कॉल कर लेना 99 18 86 31 96, ठीक है। इसी पर आप हमें कॉल कर लेना। आप लोग इसी पर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी कर सकते हो, आप ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। आपके पूरे हिंदी में जितने भी इंपॉर्टेंट भैया गद्यांश है एंड पद्यांश से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद आप ट्रिक के साथ भैया गद्यांश और पद्यांश बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर दोगे बोर्ड एग्जाम में। तो बहुत ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। देखो आज का हमारा क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है। जितने भी बच्चे भैया यूपी बोर्ड से हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में पेपर देने वाले क्लास 10 में है, ठीक है, क्लास 10 में है, तो उनको भैया सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है गद्यांश और पद्यांश में, क्योंकि 6 नंबर का गद्यांश आता है और 6 ही नंबर का पद्यांश आता है, 12 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो हम लोग भैया जो गद्यांश है एंड आपका जो पद्यांश है उसको ट्रिक के साथ समझेंगे, जिंदगी भर आप याद रखोगे, ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है। अगर आप भैया ये ट्रिक जान जाओगे ना, तो मात्र 1 मिनट में आप कोई सा भी सॉल्व कर लोगे, मात्र 1 मिनट में, ठीक है। आप पेपर में जाओगे, कॉपी में आप तुरंत लिख दोगे, ठीक है। सभी चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर्स का हम लोग ट्रिक के साथ समझेंगे, और आप लोगों का जो 12 नंबर है ना वो बिल्कुल पक्का कर लो, ठीक है, 12 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखना। चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग भैया समझेंगे गद्यांश, गद्यांश कैसे लिखना है, ठीक है। फिर हम लोग समझेंगे पद्यांश, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% आएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में गद्यांश पद्यांश कौन सा आएगा, कैसे लिखना है, सब कुछ समझेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग समझेंगे गद्यांश, ठीक है, फिर हम लोग पद्यांश उसको समझेंगे। मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश बता रहा हूं, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ठीक है। देखो मैंने इससे पहले एक क्लास में मित्रता जो चैप्टर है उसका गद्यांश बताया था, ठीक है, और हर चैप्टर में भैया पहचानने का ट्रिक है, और ये वाला गद्यांश बहुत स्पेशल है। मैं कह रहा हूं कि 2026 बोर्ड में ये 100% आएगा, 2026 में ये 100% आएगा, क्योंकि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। देखो ये वाला जो गद्यांश है, इसमें सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये किस चैप्टर से लिया गया, ठीक है। जब आप इसको पढ़ोगे, ठीक है, जो आपका गद्यांश है 2-3 बार पढ़ोगे, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और जब इसके क्वेश्चंस पढ़ोगे तब भी आपको पता चल जाता है, ठीक है, कि किस चैप्टर से लिया गया, क्योंकि बहुत सारे कीवर्ड होते हैं कि उसको पहचानने का। जैसे देखो यहां है, सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये गद्यांश बहुत ज्यादा स्पेशल है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेशल गद्यांश है, जो कि आपका 6 नंबर भैया
6 नंबर ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है, 6 नंबर पक्का कर देगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको ध्यान से पढ़ते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़ो। देखो यहां से हमारा है हे भगवान, ठीक है, थोड़ा सा हम पतला कर लेते हैं ताकि और अच्छा लगे, ठीक है। हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, ठीक है। अब यहां से यहां तक अंडरलाइन है, बहुत छोटा सा अंडरलाइन है, जो कि आप थोड़ा सा 2-3 लाइन में कर दोगे, ठीक है। पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर जीवित नहीं बचा रह जाएगा? जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं। उसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है, ठीक है। ये पढ़ने के बाद आई होप कि सभी स्टूडेंट को पता चल गया होगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, क्योंकि ये वाला जो है हर साल भैया, हर साल आपके हर कोड में, यूपी के हर साल हर कोड में भैया ये वाला आपका आता है हर साल, ठीक है। तो अब आप लोग बता दो कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। अभी भी नहीं बताना, चलो मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ता हूं, फिर आप लोग बता दोगे। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या है ध्यान से समझो। पहला आ वाला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। अगर आपने संदर्भ लिख दिया तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। एंड आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, 2 नंबर। अब देखो यहां अपने पिता का कौन सा कृत्य, ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध मतलब लगा, उनकी इच्छा के विरुद्ध लगा। अब यहाँ क्या है ना, ममता। अब बता दो कि किस चैप्टर से लिया गया, तो ममता चैप्टर से लिया गया, ठीक है। चैप्टर का नाम ही है ममता। अब इसके जो आपके लेखक हैं वो आपके जयशंकर प्रसाद हैं। ममता के कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो आई होप कि आप भैया तुरंत 2 नंबर पक्का कर दोगे कि इसके जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, और जो ये पाठ है उसका नाम ममता है। अब देखो हर एक भैया गद्यांश में कीवर्ड होता है, पद्यांश में कीवर्ड होता है, ट्रिक होता है। जैसे अगर आप मित्रता में देखो तो उसमें मित्र आता है, ठीक है, एंड आपका विश्वास पात्र आता है, विश्वास पात्र, ठीक है, एंड जो आप लोगों का कुसंग आता है, ठीक है, बहुत सारा उसमें आता है, संगति आता है। तो ये सब ट्रिक होते हैं। ममता में आपको कई सारा ट्रिक मिल जाएगा, तो ट्रिक को आप देखो, अपने बुक में टिक लगाओ और आपको अच्छा लगेगा। तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं भैया, संदर्भ। तो संदर्भ तो सभी को पता है, संदर्भ तो आई होप कि सभी स्टूडेंट को पता होगा कि भैया जो संदर्भ है उसमें हमें केवल क्या करना है, केवल पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। अब लिखना कैसे है ये भी तो पता होना चाहिए। पाठ का नाम पता है, लेखक का नाम पता है। अगर आपको लिखना नहीं आता है तो टेंशन मत लेना, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही लिखो। आप क्या करना, वहां हेडिंग डालना, पाठ जो है आपका, पाठ कौन सा है और लेखक कौन है, बस इतना सा हेडिंग डाल के आप लिख सकते हो, अगर आपको ये नहीं पता है तो, ठीक है। केवल पाठ का नाम क्या है भैया, ममता, और जो लेखक हैं वो कौन है, जयशंकर प्रसाद। तो इतना आप लिख सकते हो, ऐसे भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहां आपको लिखना है जो पाठ है उसको ब्लैक से, और जो ये पाठ का नाम है उसको ब्लू से, ठीक है। और ये लेखक, फिर लेखक जो जयशंकर प्रसाद है। बस इतना सा आप लिखकर भैया पूरा नंबर ले सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा लिखते हो तो और अच्छा लगता है। देखो, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता, किस पाठ से है, ममता। अब इसको आप भैया जब बोर्ड एग्जाम में लिखना तो ब्लैक से हाईलाइट कर देना, सारा आप ब्लू से लिखना, लेकिन ये हाईलाइट कर देना, नीचे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, ब्लू से। एंड नामक कहानी से आपका उद्धृत है। इनके लेखक जो है छायावाद युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ये भी आपको भैया, अगर आप सारा ब्लू से लिख रहे हो तो इसको ब्लैक से लिखना और आप नीचे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। तो संदर्भ आपको ऐसे ही लिखना है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ऐसे संदर्भ लिख दिए भैया 2 नंबर आपका पक्का हो गया। अब कहोगे सर अगर यही वाला जो है अगर दूसरे चैप्टर से आता तो क्या करते, कुछ नहीं करना है, बस केवल पाठ का नाम और लेखक का नाम बदल दो, संदर्भ आपका वही रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये वाला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो दूसरा जो पूछ रहा है वो है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो पहले आप रेखांकित अंश को ध्यान से पढ़ो, गद्यांश में रेखांकित अंश को ध्यान से पढ़ो। यहां से हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता के विरुद्ध इतना साहस, बस इतना ही करना है। तो ये तो बहुत आसान है, छोटा सा व्याख्या है। देखो छोटा सा व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या को समझते हैं। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या,
लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषण से भरा हुआ थाल देखा, मतलब जो ममता है उसने सोने से भरा आभूषण का थाल देखा, क्योंकि उनके पिताजी मतलब फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे और उसको इकट्ठा कर रहे थे, रख रहे थे, ठीक है। तो उसने देखा, तब वह हतप्रस्त हो गई, मतलब थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई। क्या? वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिताजी से कहती है कि आप विपत्ति के लिए उतना धन संग्रह क्यों कर रहे हो? मतलब विपत्ति आने से पहले आप इतना धन इकट्ठा क्यों कर रहे हो? विपत्ति मतलब इतना विपत्ति आए तो इसके लिए इतना धन क्यों इकट्ठा कर रहे हो? क्योंकि ममता जो थी वो ऐसी थी ना, बहुत सारी मतलब महिलाएं ऐसी होती थी जिनको पैसे वैसे से नहीं मतलब होता, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि पंडित बन जाते हैं, उनको पैसे वैसे से मतलब नहीं होता। ऐसे भैया ममता भी सोचती थी कि इतने सारे आप क्यों इकट्ठा कर रहे हो? विपत्ति आने से पहले आप ये सारी चीजें क्यों इकट्ठा कर रहे हो? तो भगवान की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस और इतना बड़ा दुस्साहस, बस इतना सा है, इतना सा करने का आपको 2 नंबर मिल जाता है। तो ये 2 नंबर आपका हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्त? देखो इसमें पूछ रहा है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता के परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। तो सभी को पता है कि वो जो इकट्ठा कर रहे थे मतलब सोने चांदी आभूषण, तो वही चीज लगा था। तो यहाँ देखो, अपने पिता के द्वारा शेर शाह के उत्कोच के रूप में किए गए स्वर्ण के सिक्के ममता को इच्छा परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, ठीक है। तो अब आप भैया इसको भी कर दोगे 2 नंबर। ये हो गया 6 में 6 नंबर। और गद्यांश आपको बोर्ड एग्जाम में भैया ऐसे ही सॉल्व करना है। गद्यांश आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है, 6 में 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आप बहुत अच्छे से लिखना, ठीक है। ये सब आप पहला, दूसरा, तीसरा डाल देना, प्रश्न उत्तर संख्या डाल देना और फिर आप सॉल्व करना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 3 क्वेश्चन गद्यांश का। अब जो आपके और भी गद्यांश है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अभी हम लोग समझते हैं पद्यांश को कैसे करा जा रहा है बोर्ड एग्जाम में, आखिर हम पद्यांश को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आप पद्यांश को कैसे लिखोगे, मतलब वो भी तो 6 ही नंबर का है, जो पद्यांश है वो भी तो 6 ही नंबर का है। तो जैसे आप लोग गद्यांश लिखे थे वैसे पद्यांश भी लिखना है, और जो मैं आपको पद्यांश बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब हम लोग समझते हैं पद्यांश, ठीक है। मतलब पद्यांश जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है। ये पद्यांश आपका 6 में 6 नंबर पक्का कर देगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है भैया बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। देखो पद्यांश जो होता है 2-3 टाइप का आता है। पहले तो एक पद्यांश होता है जो बहुत बड़ा होता है, 3-4 लाइन का, ठीक है। जैसे ये 4 लाइन का पद्यांश है। कोई कोई पद्यांश भैया 2 ही लाइन का आएगा, जैसे आप लोग बहुत सारे पद्यांश देखे होंगे, दोहा देखे होंगे बिहारी लाल जी, तो 2 ही लाइन का आएगा, ठीक है। अब देखो, अब इस पद्यांश में आपको पूरे की व्याख्या करना है। देखो रेखांकित अंश नहीं है, क्योंकि पूरे का व्याख्या करना है। अगर रेखांकित अंश मान लो 2 लाइन में कर दे यहां से यहां, ठीक है, तो आपको 2 लाइन का करना है। लेकिन आपका जो पद्यांश होता है उसमें पूरे का व्याख्या करना पड़ता है, तो पूरा समझना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ये वाला 2 लाइन रेखांकित अंश है समझ लो और कहीं बोर्ड एग्जाम में ऊपर वाला कर दे रेखांकित अंश, तो क्या करोगे? इसलिए आप लोग भैया पूरा समझना, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। लिखा हुआ है चरण कमल बंदो हरराई, ठीक है। जाकी कृपा पंग गिरलंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगी पुण्य बोले, रंग चले सिर छत दराई, सूरदास स्वामी करनायम बार बार बंदोती पाई। भैया इसमें सूरदास शब्द आ गया है, तो बता दो कि इसके कवि कौन है? सूरदास जी हैं। पाठ कौन सा है? पद है, क्योंकि सूरदास जी ने क्लास 10 में पद ही लिखा है। तो अब तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। देखो सूरदास में सूरदास आ जाता है, तुलसीदास में तुलसीदास आ जाता है, ठीक है। और बिहारी लाल जी का 2-2 लाइन का है, दोहा, ये सब समझिया, तो वो चीज आपको आसान लगेगा भैया पद्यांश में पहचानने का, ठीक है। हर एक में ट्रिक है, हर एक चैप्टर में ट्रिक है। तो इसको आपको व्याख्या करने से पहले ये बताना पड़ेगा। इसमें 3 क्वेश्चन इसमें भी हैं। देखो पहला, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये आपका 2 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। फिर आपको सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है, ये भी 2 नंबर देकर जाएगा। चरण शब्दों का तत्सम रूप, ये भी 2 नंबर देकर जाएगा। मतलब अगर आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो आपका 6 में 6 नंबर पक्का हो जाएगा। और ये भैया यूपी बोर्ड के हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 में पेपर में ये 100% आएगा। तो ये सभी को पता है भैया किस पाठ से लिया गया है? पद पाठ से। और कवि कौन है? कवि भैया डायरेक्टली लिखा हुआ है सूरदास, सूरदास। और पाठ कौन सा है? पाठ हमारा पद है,
ठीक है, तो ये तो आप देखकर भी पहचान लिए। अब आ जाओ लिखते हैं भैया संदर्भ कैसे लिखना है पद्यांश का। देखो संदर्भ के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप हेडिंग डालो ब्लैक स्केच से संदर्भ, और आप बढ़िया से अंडरलाइन वगैरह कर लेना। इसमें यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित जो है सूरसागर नामक ग्रंथ है, ठीक है, सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद। अब ये पद जो है इसको भैया पद ठीक है, पद शीर्षक से लिया गया है, बस हो गया। देखो यहां जो कवि हैं श्री सूरदास द्वारा रचित है, ठीक है, तो यह पद श्री सूरदास द्वारा यानी कि कवि हो गए, और ये आपका पाठ हो गया, पद जो है वो पाठ हो गया, ठीक है। अब आपको अगर ये नहीं आता तो आप डायरेक्टली पाठ लिखो, पाठ का नाम, ठीक है, और यहां आपका कवि का नाम। दो टाइप से आप भैया संदर्भ लिख सकते हो। ये वाला बहुत आसान तरीका होता है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही लिखते हैं और पूरा नंबर मिलता है, टेंशन मत लेना। तो पाठ का नाम पद है और कवि का नाम सूरदास है, ठीक है। अगर ये ऐसे लिखना तो भैया जो सूरदास है इसको आप किसी दूसरे कलर से हाईलाइट कर लेना, ठीक है, मतलब अगर सारा ब्लू से लिख रहे हो तो उसको ब्लैक से लिख लेना, ठीक है, नीचे अंडरलाइन कर लेना। ऐसा आप लोग भैया जो पद वाला नाम है उसको भी कर लेना। तो अब ये हो गया भैया 2 नंबर आपका पक्का, ठीक है, 2 नंबर तो पक्का हो गया किसका, संदर्भ का। अब देखो हमें व्याख्या भी इसे में करना है, तब आपका पक्का होगा। तो व्याख्या देख लो, व्याख्या व्याख्या क्या है भैया, सबसे पहले आप उसको जब पढ़ोगे ना कि चरण कमल बंदो हरराई जाके कृपा पंग गिरलंगे अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरो सुने गूंगी पुली बोने रंग चले से छत्र धराई सूरदास स्वामी करणाय बार बार बंद होती पाई। तो इसको आप भैया लिखोगे भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं। जब भैया श्री कृष्ण के चरणों की वंदना सूरदास जी करते हैं तो कहते क्या है कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। अगर आप इनके चरणों की वंदना करते हो, प्रार्थना करते हो, पूजा पाठ करते हो तो इनका जो आशीर्वाद है वो बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। इनकी कृपा से जो इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है। एक लंगड़ा व्यक्ति जो है वो बड़े बड़े पर्वत को आसानी से लांघ सकता है क्योंकि इनके चरणों की मतलब कल्पना से। और एक अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है इनके चरणों से, अपने प्रभाव के कारण। बहरा जो है, बहरा व्यक्ति को सुनाई देने लगता है, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है, और किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा से वह राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है, ठीक है, छत्र धारण कर लेता है। मतलब एक जो गरीब है, जो दरिद्र है, वो इनकी कृपा से भैया राजा बन जाता है और अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है, ठीक है। और सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करते हैं। बस व्याख्या हो गया, ये भी 2 नंबर का। देखो बहुत आसान होता है, आप 1-2 बार जब उसको ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है, पढ़ के देख लेना। अब आपका एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और है। सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है? सा 2 बार आ गया है तो आपको पता होगा, एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 बार, और चरण शब्द का तत्सम रूप चरण होता है, ठीक है। तो ये दोनों भी समझ लेते हैं, बस आपका ये पद्यांश खत्म हो जाएगा। देखो ये वाला पद्यांश खत्म हो जाएगा। देखो इसमें 2 क्वेश्चन है ना, तो आपका दूसरा सूरदास स्वामी में भैया अनुप्रास अलंकार है क्योंकि एक ही वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है, ठीक है, 1 से अधिक बार हुई है तो अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करना कि चरण कमल बंदो हरराई में कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरराई, जल्दी से, अभी मैंने पढ़ा है, चरण का तत्सम रूप होगा चरण, याद रखना कि चरण का चरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश है, ये आपका 6 और प्लस 6 नंबर भैया पक्का कर देगा, 12 नंबर पक्का कर देगा, ठीक है, 12 नंबर आपका पक्का कर देगा अगर आपने ये गद्यांश और पद्यांश समझ लिया। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट का या फिर इसी में कोई भी गद्यांश पद्यांश नहीं समझ में आता, आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा और भी सारे गद्यांश पद्यांश, ठीक है। एंड जो महत्वपूर्ण बात है वो आप लोग भैया जाने रहो कि आप लोगों के लिए भैया बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप लोग इसमें ये तो समझ लें गद्यांश पद्यांश और भी चीजें मैं डेली पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग जितने स्टूडेंट भैया नोट्स वगैरह एंड आपके सारे सब्जेक्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, वायरल पेपर, प्रैक्टिस सेट सब कुछ चाहते हो एंड क्लास भी चाहते हो तो आप हमारा टॉपर बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है, टॉपर बैच ज्वाइन कर लो क्योंकि टॉपर बैच में अभी बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं, ठीक है। टॉपर बैच आप लोग भैया जितने स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लो, सरवन लेक्चर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए। उसकी फीस जो है केवल और केवल 299 रुपए है, केवल और केवल 299 पूरे साल का। आपको कोई भी दिक्कत होता है आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो।
इसी नंबर पे 9918863196 9918863196 पे आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आप लोगों को 5 ऐसा निबंध बताऊंगा भैया जो क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये 5 निबंध तैयार कर लिया ना, तो आपका जो महत्वपूर्ण निबंध है 2026 पेपर के लिए, वो आपका बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है, फिर हम आपको समझाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे लिखना है निबंध, ताकि आपको भैया 7 में 7 नंबर मिले। ठीक है, जैसा टॉपर लिखते हैं, ठीक है, मैंने बहुत सारे टॉपर की कॉपी देखा है, बहुत सारे एग्जामिनर से बात किया है। ठीक है, तो वो जैसा बताएं वैसे आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि लिखते सभी बच्चे हैं, लेकिन सबको फुल नंबर नहीं मिलता निबंध में। बहुत सारे बच्चों का निबंध में नंबर कट जाता है, लेकिन आपको जैसा बताएंगे वैसा लिखना। सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट निबंध है मेरे प्यारे लाडलो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ये निबंध भैया हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है क्लास 10 के पेपर में। मैंने देखा है ये निबंध जो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान है, ये निबंध आपके बोर्ड पेपर में बहुत बार आया हुआ है और 2026 में भैया 100% आएगा। तो आई रिक्वेस्ट हूं कि बढ़िया से तैयार कर लेना, हेडिंग तैयार कर लेना और अच्छे से तैयार कर लेना। दूसरा जो है स्वच्छ भारत अभियान। देखो स्वच्छता, एक कदम स्वच्छता की ओर, और सरकार भी हमारी स्वच्छ भारत की ओर बहुत ज्यादा अग्रसर हो रही है। तो आपको स्वच्छ भारत अभियान पर भी निबंध बिल्कुल तैयार कर लेना। ठीक है, फिर आपको विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये भी निबंध वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। विज्ञान एक वरदान है या अभिशाप, ये निबंध आप तैयार कर लेना। ये बहुत पुराना निबंध है, जब हम लोग पढ़ते थे तब से ये वाला निबंध और ये वाला निबंध चलता है। ठीक है, प्रदूषण की समस्या और विज्ञान वरदान है या अभिशाप। ठीक है, तो ये भी आपको तीसरा निबंध तैयार कर लेना है। फिर आपको चौथा वाला निबंध तैयार करना है भैया छात्र और अनुशासन। छात्र और अनुशासन भैया 100% आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है छात्र और अनुशासन वाला निबंध। लास्ट में हमारा एक निबंध आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है, क्योंकि सरकार इसकी ओर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो इसलिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है। तो आपको ये 5 निबंध तैयार कर लेना है। ठीक है, 5 निबंध बस। और ये वाला तो 100% छपेगा भैया, प्रदूषण की समस्या, और इसका नाम भी बदल के आ जाता है, तो टेंशन मत लेना। प्रदूषण शब्द जरूर आएगा, प्रदूषण का संरक्षण आ जाता है, प्रदूषण का उपाय आ जाता है। ठीक है, तो वो सब एक ही है, टेंशन मत लो, सब कुछ एक ही है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला वाला मैं आप लोगों को समझाता हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, क्योंकि ये वाला हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, साथ में मैं आप लोगों को इन सबको भी अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलो मैं आप लोगों को अब बताते हैं कि बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखना है, लेकिन उससे पहले आप ये अपनी कॉपी में नोट कर लो और सारा तैयार कर लेना, क्योंकि हमें भैया हिंदी में 95% लाना है। 95% लाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, आसान नहीं होता। खूब अच्छे से मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, क्योंकि हमें टॉपर बनना है 2026 पेपर में। तो चलो मैं आपको बताता हूं बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखना कैसे है। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं ना, कि डायरेक्ट प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत सारे टॉपर की कॉपी देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट की कॉपी देखा है, डायरेक्ट प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको स्टार्ट कहां से करना है मेरे प्यारे रसगुल्लों, यहां से, रूपरेखा से। जैसे मैं ले रहा हूं भैया प्रदूषण की समस्या तथा समाधान वाला निबंध, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है क्लास 10 के लिए और आपके बोर्ड पेपर में 100% आएगा। तो देखो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाता हूं, आपको ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले आप लोगों को भैया जब बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी दी जाएगी ना, बढ़िया सी प्यारी सी, ठीक है, मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी दे दूंगा, टेंशन मत लो, हमारे पास है। ठीक है, एंड वहां आप लोग सबसे पहले जो भी आपका प्रस्तावना है, सॉरी प्रश्नोत्तर संख्या है वो डालो। ठीक है, जो भी आपका है निबंध वाला प्रश्नोत्तर संख्या डालो, और फिर आप सबसे पहले रूपरेखा लिखो। ठीक है, रूपरेखा। अब रूपरेखा का मतलब क्या है? रूपरेखा में आपको वो डिस्कस करना है जो आपको हेडिंग निबंध में डिस्कस करना है। जैसे सबसे पहला हेडिंग हम लोग डिस्कस करेंगे भैया प्रस्तावना, कि इसका प्रस्तावना क्या है, प्रदूषण की समस्या का समाधान का प्रस्तावना क्या है। फिर हमने दूसरा हेडिंग डिस्कस किया है प्रदूषण का अर्थ। फिर तीसरा हेडिंग भैया प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण किन किन रूपों में पाया जाता है। ठीक है, एंड फिर हमारा समस्या का समाधान, फिर हमारा
उपसंहार। ये 5 हेडिंग हमने डिस्कस किया, 5 हेडिंग। और एक बात याद रखना कि आप कोई सा भी निबंध लिख रहे हो ना, कोई सा भी निबंध लिख रहे हो, 4 हेडिंग कॉमन होता है, 4 हेडिंग। नंबर 1 भैया रूपरेखा कॉमन होता है, ठीक है, जो आपको हर एक निबंध में डालना है, ठीक है, रूपरेखा जरूर डालना है। सेकंड आपको प्रस्तावना भी हर एक निबंध में डालना है, ठीक है, प्रस्तावना भी। थर्ड जो चीज लिख रहे हो ना उसका अर्थ डालो कि इसका अर्थ क्या है, जैसे प्रदूषण का अर्थ क्या है, आतंकवाद का अर्थ क्या है, सबका, ठीक है। एंड चौथा लास्ट वाला हेडिंग उपसंहार। ये 4 हेडिंग कॉमन होता है। निबंध में कम से कम 6 हेडिंग लिखो, 2 हेडिंग खुद से बना के लिख दो, 4 हेडिंग आप ये वाला डाल दो, आराम से निबंध कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भैया रूपरेखा, ठीक है। देख लो मैंने कौन कौन सा हेडिंग, यही हेडिंग सारा डिस्कस करेंगे इस निबंध में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्रस्तावना देखो, प्रस्तावना में लिखना क्या होता है, जो भी निबंध आप लिख रहे हो ना उसका एक छोटा सा पार्ट लिख दो, उसका अर्थ क्या है और उसके बारे में आप क्या क्या समझते हो, ठीक है। जैसे कोई भी आप निबंध लिख रहे हो तो हम लोग इसमें समझेंगे कि प्रदूषण क्या है। देखो आजकल भैया प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आप लोग देख रहे हो कि प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि जितना जनसंख्या बढ़ रहा है उतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है। इस समय हमारे समझ से सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने का, मतलब हमारे समझ से सबसे बड़ी चुनौती क्या है, हमारे पर्यावरण को बचाने का, क्योंकि अगर पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको सही ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सांस नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो इसलिए पर्यावरण को बचाओ सभी लोग, ठीक है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है भैया, सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। चाहे पानी की बात करें या हवा की बात करें या जंगल की बात करें या मिट्टी की बात करें, सब कुछ प्रदूषित हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, जितने भी हमारे देशवासी हैं, विश्व के सारे लोगों को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनको पर्यावरण का महत्व ही नहीं पता है, जो पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं क्या होता है पर्यावरण, जबकि पर्यावरण अगर क्षति हो रहा है, मतलब इसमें प्रदूषण फैल रहा है, तो बहुत ज्यादा आगे चल के प्रॉब्लम होगा, ध्यान रखना, ठीक है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा, मानव जीवन जीना ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, और पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा भी या नहीं, ठीक है। तो ये है भैया प्रस्तावना, ठीक है। ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है, पहले आप रूपरेखा, ठीक है, इसमें मैंने सबसे पहले प्रस्तावना वाला हेडिंग डिस्कस किया, देख लो पूरा प्रस्तावना है, ठीक है। तो ये हमने प्रस्तावना भैया डिस्कस कर दिया। अब दूसरा हेडिंग हम लोग समझने वाले हैं, ये प्रदूषण का अर्थ। आखिर जो प्रदूषण है उसका अर्थ क्या है, प्रदूषण का अर्थ क्या है, वो हम लोग समझेंगे। बहुत ध्यान से समझना मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये सारा, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% निबंध आएगा, तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि तैयार कर लेना। देखो संतुलित वातावरण में ही मानव का विकास संभव है भैया, जब वातावरण संतुलित है, अच्छा है, तभी मानव का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया भैया, पर्यावरण का निर्माण जो है वो प्रकृति के द्वारा किया गया, ठीक है, प्रकृति जो हमारा नेचर है, ठीक है। एंड बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर देते हैं। अब भैया जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है ना, उतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है। जैसे एक घर में पहले 2 लोग थे, अब वो कम प्रदूषण कर रहे थे, आगे चल के उसी घर में 10 लोग हो गए ना, अब वो 8 लोग और प्रदूषण कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी कर रहे हैं भाई, प्रदूषण तो फैला ही रहे हैं, ठीक है। अगर घर में 1 से 2 गाड़ी हो गया तो भी प्रदूषण ज्यादा हो गया, ठीक है, तो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, बिगाड़ कर दूषित कर रहे हैं। इसलिए वातावरण को प्रदूषित करने को प्रदूषण कहते हैं, और जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। इससे मानव संकट उत्पन्न हो सकता है। अब और भी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है तो भैया प्रदूषण और ज्यादा बढ़ेगा, इससे जो मानव जीवन है ना उसमें भैया बहुत ज्यादा संकट उत्पन्न हो सकता है, आगे चल के बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। तो जितना हो सके उतना भैया प्रदूषण को रोको, उतना ज्यादा प्रदूषण को रोको, ठीक है। तो यह है प्रदूषण का अर्थ। अब आ जाओ भैया, ये हमारा प्रदूषण के प्रकार कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये हमारा प्रदूषण का प्रकार है, क्योंकि प्रदूषण का अर्थ हम लोगों ने समझ लिया है। अब ये हमारा क्या है, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण का प्रकार, ठीक है, प्रदूषण का प्रकार अब हम लोग समझने वाले हैं। आजकल वातावरण में प्रदूषण इन रूप में दिखाई देती है। जैसे फर्स्ट नंबर है भैया वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का मतलब क्या है, जो हमारा ये वायु है, जो हवा है, वो भी आजकल बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि सब कुछ हवा में ही तो मिल रहा है, ठीक है। तो देखो वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है भैया, वायु जो है जीवन का बहुत ज्यादा अनिवार्य स्रोत है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना वायु के हम नहीं जी सकते, क्योंकि भैया हवा में O2 होता है, अर्थात ऑक्सीजन होता है, और अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले ना तो क्या होता है जानते हो,
सांस ही नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो भैया अनिवार्य जरूरत है, प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आजकल वायुमंडल में भैया ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, अब हमें शुद्ध ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए तो लोग जाते हैं डॉक्टर के पास और फिर वहां ऑक्सीजन लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया वहां शुद्ध मिलता है लेकिन बहुत महंगा मिलता है, और ये जब फ्री में मिल रहा है ना तो इसका कोई कदर नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए भैया पर्यावरण को प्रदूषण से रोको और जितना स्वच्छ हो सके अपने एरिया को उतना साफ सुथरा रखो। ठीक है, अपनी जगह को तो साफ सुथरा रख ही सकते हो, दूसरों का नहीं। तो देखो, ये हो गया प्रदूषण का प्रकार नंबर फर्स्ट, जो कि हम लोगों ने समझा वायु प्रदूषण। आगे जो हमारा दूसरा है वो है भैया जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का अर्थ क्या है? जल प्रदूषण, देखो जल प्रदूषण कैसे होता है। देखो, जल को ही जीवन कहा जाता है, वाटर इज लाइफ, यानी कि जल ही जीवन है। आप लोगों ने सुना होगा, तो जल को ही जीवन कहा जाता है। आजकल इतना प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित हो रहा है, उससे भयानक बीमारियां होती हैं जिससे लोगों का जीवन खतरे में। भैया जल प्रदूषण से बहुत भयानक भयानक बीमारियां होती हैं। कोई भी है, मनुष्य है या फिर भैया प्राणी है, प्राणी जगत में कोई भी है, जानवर है, ठीक है, या फिर पंछी है, सब लोग जल पीते हैं। अब उनको उनके अंदर भी प्रदूषण होता है। ठीक है, केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि सब लोग। देखो धीरे धीरे बहुत सारी पक्षियां जो है गायब हो रही है, संकटग्रस्त हो रही हैं। पहले आप लोग देखते रहे होंगे बहुत अच्छी अच्छी पक्षियां दिखती होंगी, अब वो भी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, छत पे चले जाओ तो एक पक्षी नहीं दिखता, जबकि पहले बहुत सारे रहते थे। तो वो भी धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया भैया जल प्रदूषण। अगला है भैया ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी बहुत ज्यादा हो रहा है भैया, जितना ज्यादा ध्वनि करोगे उतना ज्यादा प्रदूषण होगा। ध्वनि प्रदूषण भी आजकल की एक नई समस्या है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाना आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। आज से क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये जितना मैं आपको समझा रहा हूं भैया, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में छाप देना, ऐसे ही टॉपर लिखते हैं भैया, हेडिंग टू हेडिंग। अगर आपने निबंध का हेडिंग याद कर लिया मेरे प्यारे लाडलो, तो समझो आपका निबंध बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण हो गया। रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण द्रव्यों के अलावा रोगनाशक, कीटनाशक द्रव्य से रासायनिक खादों से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो आजकल भैया खेतों में इतना ज्यादा खाद वगैरह डालते हैं ना, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये मत सोचो कि ये हमारे लिए अच्छा है। जब आपने डाला उसके 2 साल बहुत अच्छा है, उसके 10 साल बाद खेत बंजर हो जाता है, वो उसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, जैसे हमारे भी पहले खेत में 1 बीघे में 100 कुंटल गन्ने हो जाते थे। अब क्या होता है, अब उसमें लगातार जब खाद वगैरह पड़ा, अब उसी खेत में 50 नहीं 40 कुंटल भी निकलना बहुत बड़ी बात है। तो क्यों? क्योंकि वो खेत धीरे धीरे उसकी जो उपजाऊ शक्ति है, उर्वरता है, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। ठीक है, तो भैया बहुत ज्यादा यूज मत करो। जो आपके नेचुरल हैं, गाय वगैरह का जो खाद है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो, वो बहुत अच्छा होता। तो आपका हो गया रासायनिक प्रदूषण। अब हमारा था समस्या का समाधान। आखिर हम इसका समाधान कैसे करेंगे भैया? एक बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। समस्या का समाधान बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखो, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सबसे अच्छा उपाय है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ को लगाओ। किसको लगाओ? पेड़ को। ठीक है, जितना ज्यादा पेड़ हो सके उतना ज्यादा लगाओ, क्योंकि ये जो होता है प्रदूषण को बहुत ज्यादा कम करता है। ठीक है, तो वृक्षारोपण सबसे ज्यादा अच्छा उपाय है। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। देखो, वृक्ष बहुत ज्यादा कट रहे हैं तो उस पर भी रोक लगाओ। ठीक है, केवल इधर आप 4 वृक्ष लगाओ, उधर 10 वृक्ष कट रहे हैं तो क्या फायदा? ठीक है, उस पर भी रोक लगाओ। और बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया। ये जो जनसंख्या बढ़ रही है ना, इसको भी रोको। ठीक है, हम 2 हमारे 2 इतना ही बहुत है, 10 ना पैदा करो। ठीक है, तो ये हो गया भैया जनसंख्या का जो औद्योगिक विश्व के सम्मुख। भैया जितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ेगा। ठीक है, हम लोग नहीं रोक सकते, आप एक इंसान नहीं रोक सकते। आप सोच लो कि हम खत्म कर देंगे, तो एक लोगों को सोचने से नहीं होता, क्योंकि आपने सोचा है उधर जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, अब उधर और ज्यादा प्रदूषण वो फैला रहे हैं। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है एक लोगों के सोचने से। तो अगर सभी लोग, अगर विश्व के सभी लोग भैया सहमत होते हैं, प्रदूषण कम होगा। तो प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया आजकल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। ये ठीक है, जल प्रदूषण
वायु प्रदूषण बच्चा, और जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण सब है। मतलब हमारे जो ध्वनि प्रदूषण भी है, रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करो, इन सबको भैया कम करो, मतलब बहुत ज्यादा कम करो और उसको समाप्त करने का प्रयास करो ताकि प्रदूषण खत्म हो सके। जब उसको कम करोगे, उसको समाप्त करने का प्रयास करोगे, तभी प्रदूषण खत्म होगा, वरना ये इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये हो गया भैया समस्या का समाधान। लास्ट हेडिंग जो कि हमारा उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखना है देखो, प्रसन्नता की बात यह है, देखो उपसंहार में आपको जो उपाय वगैरह भैया सरकार निकालती है या फिर कोई भी निबंध आता है उसका जो उपाय होता है वो लिखना होता है। तो प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार जो है प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है और सन 1974 ईस्वी में जल का निवारण अधिनियम भी लागू किया था। वृक्ष को काटने पर कठोर नियम भी लगाए गए थे। सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए और न्यायालय द्वारा प्रदूषण को फैलाने वाले उद्योग को महानगरों से बाहर जाने का आदेश दिया जाए। यह संकल्प लें कि जीवन में कोई भी शुभ अवसर आए तो एक वृक्ष जरूर लगाएं। अगर आपके जीवन में कोई भी शुभ अवसर आए तो एक वृक्ष जरूर लगाएं। तो आपको भैया निबंध ऐसे ही लिखना है, आप लोग देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है, पूरा आप लोग निबंध देख सकते हो, ठीक है। तो ये है आज का हमारा क्लास, जो कि मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट निबंध भी समझा दिया, साथ में बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। तो आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जितने स्टूडेंट को नोट्स पीडीएफ सारे सब्जेक्ट का चाहिए कॉल या व्हाट्सएप कर लेना इस नंबर पे 9918863196 पर 9918863196 पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। आज का ये क्लास जितने भी स्टूडेंट भैया 2026 बोर्ड में पेपर देने वाले हैं बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपका जो 4 नंबर है ना, मतलब जो आपका 4 नंबर है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है, 4 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि आज हम आप लोगों को क्लास 10 जो आपका हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण में आपके बोर्ड एग्जाम में आता है भैया पत्र लेखन। पत्र लेखन जो कि आपके 4 में 4 नंबर पक्का कर देगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में भैया बस 3 पत्र मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आपको 3 पत्र लिखकर समझाऊंगा, ठीक है। अगर आपने ये 3 समझ लिया तो 4 में 4 नंबर पक्का हो जाएगा। इसी 3 पत्र में से आपके बोर्ड एग्जाम में आपका पत्र आएगा, ठीक है, 2 में से कोई एक करना रहेगा, इसी 3 में से आएगा। 4 नंबर बिल्कुल पक्का कर लो 100% गारंटी के साथ भैया। ये जो पत्र लेखन का 4 नंबर है ना, ये पक्का हो जाएगा, ठीक है, पक्का हो जाएगा। ऐसे लिखना भी है, मैं आपको लिखना भी बताऊंगा बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है ताकि आपको पूरा नंबर मिले। तो वीडियो को ध्यान से देखो, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर, जो पहला नंबर इंपॉर्टेंट पत्र है जो आपके 2026 बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो चलो शुरू करते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो क्लास 10 हिंदी का भैया महत्वपूर्ण पत्र लेखन है जो 2026 बोर्ड में ना, 2026 बोर्ड में 100% यही आएगा। जो 3 मैं आपको पत्र लेखन भैया समझाने वाला हूं, इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। एक एक पत्र को नोट कर लेना, तैयार कर लेना और अच्छे से, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला भैया शुल्क मुक्ति हेतु आपको भैया लिखना है प्रधानाचार्य को। देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है, ध्यान से समझो भैया कि पहला देखो, शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखो। शुल्क मुक्ति के लिए आपको एक पत्र लिखना है जिससे आपका जो शुल्क है भैया, जो आपका शुल्क है वो निःशुल्क हो सके, मतलब शुल्क मुक्ति पर एक प्रार्थना पत्र, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है देखो, ये वाला फॉर्मेट तो भैया तैयार रखना। ये वाला इतना चीजें जो होती हैं वो हर एक पत्र में सेम होता है, ठीक है, ध्यान दो, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं ट्रिक के साथ। ये इतनी चीजें जो होती हैं वो भैया हर एक पत्र में सेम होता है, थोड़ा सा बस चेंज करना होता है, तो विषय बस, ठीक है, मतलब कौन से विषय पे लिख रहे हो। देखो सेवा में भैया, सेवा में श्रीमान जो प्रधानाचार्य जी हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जवाहर पब्लिक स्कूल, सॉरी जवाहर पब्लिक स्कूल, अपने स्कूल का नाम जो भी आपका स्कूल का नाम है, यहाँ श्रीमान प्रधानाचार्य। फिर जानकी नगर दिल्ली 18, जो लोकेशन है वो भाई बच्चा जानकी नगर दिल्ली
18, ठीक है। अपना जो मतलब एक जहां से आप लिख रहे हो वो डाल देना, ठीक है। अब विषय जिस विषय पर आप भैया पत्र लिख रहे हो, विषय जैसे शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, यानी कि आपको शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र चाहिए, ठीक है, तो ये विषय डाल देना। ऐसे ये चीज आप तैयार रखना, ठीक है। फिर आप यहां जब भैया मान्यवर महोदय, ठीक है, या सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, कुछ भी लिख सकते हो। फिर आप लिखना शुरू करो अपना जो मतलब जानते हो, जो आपने पढ़ा है। देखो सबने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं, मतलब मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 का जो विद्यार्थी हूं, जो क्लास 10 में पढ़ता हूं, और मेरे पिताजी अपने छोटे व्यवसाय द्वारा बड़ी कठिनाइयों से परिवार का पालन पोषण करते हैं, और जो मेरे पापा जी हैं, मेरे प्यारे पापा जी, वो बहुत कठिनाई से आपके मतलब हमारे पूरे परिवार को चलाते हैं, सब लोगों को पढ़ाते हैं, और भी सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कठिनाई हो रहा है, और घर में प्राय आवश्यक वस्तुओं का अभाव भी रहता है भैया। घर में प्राय डेली टू डेली भैया आवश्यक वस्तु का होता है, कभी ये लाओ, कभी ये लाओ, कभी नमक लाओ, कभी पानी लाओ, कभी चीनी लाओ, बहुत सारी चीजें होती है भैया घर में, क्योंकि हम भी अब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ना कि एक बड़े हो गए हैं, हमें भी ये करना पड़ता है, तो इसलिए मुझे पता है, ठीक है। मेरे 3 भाई बहन विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मेरे 3 भाई बहन भी हैं जो अलग अलग स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उनकी पढ़ाई के लिए खर्चा पिताजी के सिरों पर सदा रहता है भैया। फीस जमा करो, बुक लेना है, और बैग लेना है, बहुत कुछ लेना है, ड्रेस लेना है, तो वो पराया जो है मतलब वो उस खर्चा का जो मतलब टेंशन है हमारे पिताजी को हमेशा रहता है। आगे समझो यहाँ, तो मैं कक्षा 10 का परिश्रमी छात्र हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, और कक्षा में सदा प्रथम आता हूँ, मतलब फर्स्ट आता हूँ, मतलब प्रथम स्थान प्राप्त करता हूँ। अतः निवेदन है कि मुझे विद्यालय शुल्क पर मुक्ति प्रदान करें। अतः आपसे मैं विनती करता हूं, ये भैया मतलब प्रधानाचार्य से विनती करते हैं कि प्लीज मुझे क्या कर दो, हमारा जो शुल्क है वो मुक्त कर दो, मतलब फीस माफ कर दो, ताकि हम आसानी से पढ़ सकें। फिर यहाँ दिनांक डाल देना, जो भी दिन रहेगा वो डाल देना, अपना नाम यहाँ डाल देना, आपका आज्ञाकारी शिष्य दीपक सिंह, और भी जो भी आपका नाम है वो डाल देना, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ डाला है। या फिर आप लोग XYZ भी लिख सकते हो, का खा गा भी लिख सकते हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आप लोग पत्र नोट कर लो, यहां से आप लोग नोट करो भैया, शुल्क मुक्ति हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र। फिर आप ये वाला यहां से नोट करना स्टार्ट करो, पूरा नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना। PDF हमारे ऐप में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लो टॉपर बैच, और फिर यहां से यहां तक पूरा नोट कर लो, ठीक है। नोट कर लिए ना, तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर इंपोर्टेंट। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग भैया दूसरा नंबर इंपोर्टेंट पत्र देखते हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड में आता है भैया गंदगी पर पत्र, हर साल आता है। अब नाम अलग अलग हो सकता है, अपने क्षेत्र में गंदगी, या फिर डेंगू, बुखार, मलेरिया के कारण भयंकर बीमारियों के डेंगू, ये सब की गंदगी, तो नाम चेंज हो सकता है, लेकिन भैया रुतबा वही रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट वाला बोर्ड एग्जाम में आने वाला जो क्वेश्चन है, पत्र लेखन है भैया, वो वाला पत्र मैं आपको बता रहा हूं 2026 में यहीं से आएगा। और आप अगर ये तैयार कर लिए तो भैया पत्र लेखन का 4 नंबर तो पक्का हो जाएगा। देखो सबसे पहले भैया ये नोट कर लो कि आप किस पर पत्र लिख रहे हो, क्योंकि विषय हमें लिखना पड़ता है। तो देखो सेवा में प्रधानाचार्य जो है, या फिर स्वास्थ्य अधिकारी, इसमें स्वास्थ्य अधिकारी डालो, क्योंकि भैया स्वास्थ्य के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। ये स्वास्थ्य अधिकारी का काम है क्या, स्वास्थ्य अधिकारी का काम है क्या, जो ये साफ सफाई वाला, ठीक है। और नगर निगम उत्तर प्रदेश प्रयागराज, भैया नगर निगम उत्तर प्रदेश प्रयागराज। विषय आपको भैया डालना है जिस पर आप लोग, जो आपकी समस्या है, ठीक है। जैसे हमें विषय में समस्या भैया क्षेत्र में जो गंदगी के कारण उत्पन्न समस्या पर पत्र, भैया क्षेत्र में बहुत ज्यादा गंदगी है, इसलिए हमें पत्र लिखना है, क्योंकि हमें वो जो गंदगी है ना, ये जो मेरा क्षेत्र है, ये पूरा समझो क्षेत्र है, इसमें इंसान है, ठीक है। और ये जो इंसान है भैया इस गंदगी से जूझ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि मतलब इनको क्या होता है कि इससे बहुत ज्यादा बीमारियां होती हैं, डेंगू होता है, बुखार होता है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस पर हमने पत्र लिखना है। तो चलो हम आपको बताते हैं कैसे लिखना है। फिर आप महोदय डालो, आपके लोकप्रिय समाचार के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर आकर्षित या खींचना चाहते हैं। भैया ध्यान जो है अपने क्षेत्र, जो हमारा क्षेत्र है वहां खींचना चाहते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे क्षेत्र में कोई सफाई कर्मी बहुत दिन से नहीं आ रहा। कोई भी सफाई कर्मी है जो बहुत दिन से हमारे क्षेत्र में नहीं आ रहा है, इसलिए हमारे क्षेत्र में भैया ये जो मोहल्ला है या क्षेत्र है, इसमें बहुत ज्यादा गंदगी है, ठीक है, बहुत ज्यादा गंदगी है। और फिर आगे देखो,
जिसके कारण जगह जगह पर गंदगी का कूड़ा करकट का ढेर लग गया है, जिसके कारण भैया जगह जगह पे जो गंदगी का कूड़ा करकट है ना, ये गंदगी का कूड़ा करकट का ढेर लग गया, क्योंकि इसको साफ करने वाला आ ही नहीं रहा है। तो कैसे ये साफ होगा, ठीक है, जिससे डेंगू मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है। भैया यहाँ क्या है, मच्छर आ रहे हैं, क्योंकि जब जितना ज्यादा गंदगी होगा उतना ज्यादा मच्छर आएंगे, ठीक है। तो इससे भैया डेंगू हो रहा है, क्योंकि जब मच्छर काटेंगे ना तो डेंगू बुखार होता है, और इस रोगों से ग्रस्त लोगों की संख्या बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। तो प्रशासन को इस उपेक्षा के कारण इस क्षेत्र में होने वाले निवासियों को अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता होना है, और स्वाभाविक है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस समस्या का गंभीरता से और जल्दी से जल्दी सफाई कराएं, ठीक है, जल्दी से जल्दी इसका सफाई कराएं, ताकि हमारा जो क्षेत्र है, मोहल्ला है, वो साफ हो सके। दिनांक डाल देना, ठीक है, नीचे आपको दिनांक डालना है, यहाँ अपना नाम डाल देना, जैसे धन्यवाद भवदीय हैं, ये जो रमेश शुक्ला जी ने ये पत्र लिखा है, ऐसे अपना नाम डाल देना, ठीक है, आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो ये भी नोट कर लो मेरे प्यारे रसगुल्लों, नोट करते रहो। बोर्ड एग्जाम में यही सब पत्र आएगा, जब पेपर दे कर आओगे मिला लेना एक एक क्वेश्चंस को और कहोगे सर जो आपने बताया था वही पत्र आया। तो यहाँ दूसरा जो हमारा पत्र है भैया, क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के लिए पत्र लेखन, मैंने आपको बता दिया। तो नोट कर लो, यहाँ से आप नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, फिर ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो अगला तीसरा पत्र लेखन। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट पत्र देखते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। ये वाला पत्र भी आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, तो इन्हीं तीन में से आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना बता रहे हैं उतना तैयार कर लो, क्योंकि इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। देखो, बिजली समस्या के निराकरण हेतु बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखो। जैसे आपका जो क्षेत्र है ना, वहां बिजली की समस्या है। किसकी समस्या है? बिजली, अर्थात वहां क्या बिजली आती जाती है, टाइम से नहीं रहती है, और गर्मी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो भैया बिना बिजली के रहा नहीं जाता। तो इसलिए आपको बिजली समस्या के निराकरण हेतु आपको बिजली विभाग को क्या लिखना है? एक शिकायती पत्र लिखना है, ठीक है, बिजली विभाग को शिकायती पत्र लिखना है। तो यहां आप डालो सेवा में बिजली विभाग। भैया जो बिजली विभाग के लोग हैं, जो उसमें काम कर रहे हैं, उनके लिए आप पत्र लिख रहे हो ना, तो बिजली विभाग मेरठ, जहां का आपका बिजली विभाग है, मेरठ है या फिर कहीं और का है, तो वो आप खुद से लिखना। और विषय को तो सभी को पता है, विषय भैया कि बिजली जो है, बिजली की अनियमित आपूर्ति के लिए आपको लिखना है, ठीक है, बिजली की अनियमित आपूर्ति के लिए। फिर आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूं कि मान्यवर का मतलब भैया जो आपकी बिजली विभाग के काम करने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ आपको लिखना है, मान्यवर। देखो, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपने तीनों पत्र समझा है ना, उसमें जो ये चीज है ना, मतलब सेवा में, ये सब जो ऊपर डालना है, सेवा में, और भी जो भी चीजें हैं वो सब क्या है, सेम है, ठीक है, यहां तक तो सेम ही होता है, मान्यवर तक। बीच में जो ये वाला चीज होता है, यही आपको लिखना पड़ता है, और ये भी बहुत आसान होता है। मान लो आप भाई बोर्ड एग्जाम में गए और आपको पत्र बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि सर कैसे लिखें, तो आपको करना कुछ नहीं है भैया, यहाँ जो है ये चीज याद रखना, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य वाला, और या सेवा में बिजली विभाग विषय, और फिर आपको जो ये चीज है ना, ये आप बना के लिख देना, जो भी आपके माइंड में आता है, लाइक कुछ भी आ रहा है कि सर हमारे इधर बिजली बार बार जा रहा है, बार बार आ रहा है, जिससे बहुत ज्यादा समस्या हो रही है और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसे आप बना के लिख सकते हो, अपनी माइंड से भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि आप किताबी भाषा लिखो, क्वेश्चन बैंक की भाषा लिखो, हमारी भाषा लिखो, नहीं, आप खुद का भी लैंग्वेज डाल सकते हो और आसान बना सकते हो, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को और अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कहता कि आप जो मैं बताऊं वही लिखो, जाके बोर्ड एग्जाम में वही छापो, बट अगर आप अपनी भाषा में नहीं लिख सकते तो जो मैं बता रहा हूं वही लिख देना सेम, ठीक है। देखो यहां लिखना है, हम जो है भैया गांधीनगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। हम जो है गांधीनगर कॉलोनी के कौन है, निवासी हैं, जो गांधीनगर कॉलोनी में रहते हैं और अपना ध्यान अपने जो मतलब क्षेत्र की ओर, ठीक है, अपने मतलब बिजली विभाग की समस्या की ओर खींचना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली सर्वाधिक आवश्यक ग्रीष्म काल, जो गर्मी का काल में होता है। भैया पानी ठंडा पानी समय ना पियो ना तो मजा नहीं आता,
और भी पानी और जो मतलब हवा वगैरह सब कुछ चाहिए ना, तो एसी चाहिए, कूलर चाहिए, ठीक है, पंखा तो चाहिए ही, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही, ग्रीष्म काल में भैया बिजली का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। और बिजली जीवन मूलभूत आवश्यक है, बिजली जो है जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, आवश्यक है भैया जीवन के लिए। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार इसकी अपेक्षा नहीं करती, कोई भी लोकतांत्रिक सरकार है जो इसकी उपेक्षा नहीं करती, इसको सही नहीं करते, ठीक है। हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं है। मतलब जो हमारी कॉलोनी है, कॉलोनी मतलब वहाँ एक कॉलोनी होता है, जब आप शहरों में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक कॉलोनी में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा है तो वो एक कॉलोनी में शूट होता है, ठीक है। तो ऐसे एक कॉलोनी होता है, तो हमारा जो कॉलोनी है वहाँ मतलब बिजली जो है उसकी आने और जाने की कोई मतलब एक समय निश्चित नहीं है, निर्धारित नहीं है। अतः यह एक सप्ताह में बिजली की समस्या दूर करें। अतः आपसे निवेदन है कि एक सप्ताह में ये जो बिजली की समस्या है ये दूर कर दो, ठीक है। एंड फिर आगे आ जाओ, यहाँ थोड़ा सा इस स्थिति से हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या को ध्यान दें और कृपया बिजली समस्या का टाइम निश्चित करें, शीघ्र आप कार्यवाही करें, ठीक है। दिनांक अपना डाल देना और यहाँ आपका आज्ञाकारी आपके जो गांधीनगर निवासी अपना नाम भी डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को 3 महत्वपूर्ण पत्र समझा दिया, 3 महत्वपूर्ण पत्र, और ये मैंने ऐसा पत्र समझाया है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऐसा पत्र समझाया है जो बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है ये जो मैंने पत्र समझाया है ये बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में मैंने आपको कौन कौन सा पत्र समझाया है, तीनों पत्र आप बता दो। पहला मैंने आपको शुल्क मुक्ति पर पत्र समझाया, शुल्क मुक्ति। दूसरा पत्र मैंने कौन सा समझाया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, दूसरा पत्र मैंने कौन सा समझाया है, गंदगी पर पत्र। तीसरा मैंने गंदगी पर पत्र। तीसरा मैंने आपको समझाया है बिजली समस्या पर पत्र, बिजली समस्या पर पत्र। तो ये तीनों पत्र भैया कंप्लीट होना चाहिए। पेपर से पहले आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि पेपर से पहले आप कंप्लीट कर लो। जब आप पेपर देकर आओगे तो इन्हीं तीनों में से कोई 2 पत्र या 1 पत्र आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये मैंने ऐसा पत्र समझाया है जो बहुत ज़्यादा सर्च करके बहुत ज़्यादा देख समझ कर समझाया है। मतलब बहुत सारे पेपर देखा है, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक वगैरह देखा है, बहुत सारे मॉडल्स देखा है, बहुत सारे आपके जो बहुत सारी चीज़ें देखा है, फिर मैंने ये पत्र समझाया कि बच्चों को ये पत्र अगर बता दिया जाए तो इसी में से आएगा, ठीक है। तो ये भी पत्र आप नोट कर लो। लास्ट वाला बिजली समस्या के निराकरण हो तो आपको बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखो, तो ये वाला भी नोट कर लो, ठीक है। और यहाँ तक आप नोट कर लो, ठीक है। लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जितने बच्चे हमें जानते हैं और यहाँ देखो, जितने बच्चे हमें जानते हैं और यहाँ देखो, थैंक यू। लेकिन इससे पहले भैया जितने बच्चे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं भैया, सरवन लेक्चरर ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके फॉलो कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जितने बच्चे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किए, सरवन लेक्चरर ऑफिशियल हमारा आईडी है, इंस्टा आईडी, तो जितने बच्चे फॉलो नहीं किए हैं जाके फॉलो कर लो, ठीक है, फॉलो कर लो। और लास्ट में मैं आप लोगों से एक बात और बताना चाहता हूं, जितने बच्चे सरवन लेक्चर ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं, सरवन लेक्चरर ऐप, वो भैया जाके डाउनलोड कर लो। यहां मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप जाके प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। यहां हमारा भैया टॉपर बैच चलता है। कौन सा बैच? टॉपर बैच। और ये जो टॉपर बैच है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये आपको 2026 बोर्ड में 95% दिलाएगा। तो जितने बच्चे टॉपर बैच ज्वाइन नहीं किए हैं जल्दी से ज्वाइन कर लो। पूरे साल की फीस जो है वो केवल और केवल 299 रुपये है। तो जल्दी से आप हमें भैया इसी नंबर पे कॉल या मैसेज करो और जल्दी से ज्वाइन करो। 99 18 86 31 96, इसी नंबर पे आप हमें कॉल या मैसेज कर लो, व्हाट्सएप कर लो, आप ज्वाइन कर लो। और ये हमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब भी करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।